नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है दोस्तों अवधेश कुमार और एडवांस सीरीज में हमने आज से एक नया जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो स्टार्ट कर दिया है और सब्जेक्ट का नाम है पीडियाट्रिक नर्सिंग, जो कि हमारा लास्ट सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो कोई भी बुक है उसकी तरफ, या फिर जैसे आप कहोगे कि भाई अलग से क्वेश्चंस पढ़ने हैं सर, हमें मिक्स करके पढ़ने हैं, जिस भी प्रकार से आप कहोगे उस प्रकार से हम उस चीज को क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। तो अब हमारा नया सब्जेक्ट पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले हमने कई सारे जो सब्जेक्ट है दोस्तों एडवांस सीरीज में पढ़े हैं, जैसे कि हमने ओबीजी, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, आई ईयर, जी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, इंटीग्यूमेंट्री, रीनल सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कुछ पार्ट न्यूट्रिशन का एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि कल ही हमने क्या किया है, खत्म किया है। तो आज से हम पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट करते हैं। पीडियाट्रिक में काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, लगभग अबाउट 325 के अबाउट क्वेश्चन है उसमें लगभग। तो वो सभी क्वेश्चन हम एक एक करके क्या करेंगे दोस्तों, सोल्व करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो आप सभी की स्क्रीन के ऊपर है। मतलब जैसे केबीसी में बोलते हैं ना, स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड कॉल द क्लिनिक एंड टेल्स द नर्स दैट देयर चाइल्ड इज इरिटेबल एंड हैज ए 102 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर आफ्टर हैविंग हैड ए रूटीन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक पेरेंट्स है, बच्चे के माता पिता हैं, वो क्लिनिक में कॉल करते हैं, नर्स को बताते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो क्या हो गया है, इरिटेबल हो गया है। ठीक है, चाइल्ड इज इरिटेबल एंड हैज ए 102 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर है दोस्तों कितना है, 102 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है। आफ्टर हैविंग हैड ए रूटीन इम्यूनाइजेशन, कि उसका रूटीन क्या हुआ था, इम्यूनाइजेशन हुआ था रूटीन में। ठीक है, जो इम्यूनाइजेशन जो बच्चे का होता है वो सारा इम्यूनाइजेशन रूटीन में कहलाता है। द क्लिनिक प्रोटोकॉल इंडिकेट्स, जो क्लिनिक का जो प्रोटोकॉल वो बताता है कि इस बच्चे को क्या देना है, एसिटामिनोफेन देना है, मतलब कि पैरासीटामोल देना है 15 mg पर केजी। ठीक है, जो डोज है दोस्तों कितनी देनी है बच्चे को, 1 किलोग्राम के हिसाब से 1 केजी के हिसाब से 15 मिलीग्राम। ठीक है, 10 to 15 देते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ जनरली, हम जब हम हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो जैसे आपको भी ये चीज आनी चाहिए, बहुत बहुत अच्छी चीज है ये, है ना। ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, आपकी सोसाइटी में ये दिखाने के लिए कि हाँ आप मेडिकल फील्ड में हो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दवाई है ना वो पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल को भी अगर आपको नहीं पता तो फिर आप कुछ नहीं बता पाओगे। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों इंपॉर्टेंट। मान लो कि कोई भी मदर आपके पास आती है, सिरप लेके आती है और आपको कहती है कि भाई मेरे बच्चे को बताओ कितनी सिरप देनी है, तो आप अपनी मर्जी से नहीं बता सकते कि भाई मान लो उसका वेट 5 kg है, 10 kg है, 15 kg है। तो उस हिसाब से बच्चों के अंदर हम वेट के अकॉर्डिंग करते हैं। एडल्ट के अंदर तो चलो हम डोज वैसे दे देते हैं, ठीक है, फिर भी एडल्ट के अंदर तो वेरी करती है डोज। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो 1 ग्राम में देते हैं, टैबलेट जो है वो कुछ जो डॉक्टर्स है वो 500 और कुछ जो डॉक्टर हैं दोस्तों वो 500 मिलीग्राम और कुछ डॉक्टर वो कितनी 650 mg जो टैबलेट है वो देते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर सिरप लेके आए और आपको बताना जरूरी है, आप ऐसे नहीं कर सकते, गलत नहीं बता सकते, गलत डोज नहीं दे सकते। तो आपको याद होना चाहिए पैरासीटामोल की डोज तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए कि भाई 1 किलोग्राम का बच्चा है तो आप 10 से 15 मिलीग्राम के बीच में डोज दे सकते हो। कुछ भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो। जैसे 5 किलो का बेबी है तो आप 50 मिलीग्राम दोगे। फिर आप उस सिरप के अंदर देखोगे तो उसके अंदर 5 ml में कितना है, जनरली 125 mg होता है 5 ml में, लेकिन फिर भी आप देखोगे क्योंकि कुछ सिरप्स ऐसे भी होते हैं इनमें 250 mg तक भी अवेलेबल होता है 5 mg में, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो, तो उस हिसाब से देख लो भाई 5 mg के, जैसे 5 kg का बच्चा है तो 10 के हिसाब से दे दो या फिर 15 के हिसाब से, मतलब जनरली हम 10 के हिसाब से देते हैं। तो 10 के हिसाब से देखो तो 50 हो गया, तो उस हिसाब से आप सिरप में देख के क्या कर सकते हो, डोज कैलकुलेट कर सकते हो, भाई इसको इतनी डोज देनी है। अभी वो फॉर्मूला भी बता दूंगा कैसे निकालना है। तो ये क्वेश्चन यही दे रखा है कि भाई वो जो क्लिनिकल जो प्रोटोकॉल है वो नर्स देख रही है कि उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे को 15 mg पर केजी के हिसाब से क्या देना है, वो देना है। कब कैसे देना है, एवरी 4 to 6 आवर, हर 4 से 6 घंटे के अंदर ये दे सकते हैं। द चाइल्ड लास्ट वेट वॉज 9, बच्चे का वेट उसने पूछा फोन करके भाई कितना था, तो उसने बताया कि मेरे बच्चे का वेट लगभग कितना था, 9.6 किलोग्राम था। द पेरेंट्स स्टेट द बोतल ऑफ, फिर उनको आपके पास से वो सिरप की वो जो बोतल है वो होगी ना, वो कहते हैं हाँ हाँ बोतल तो है हमारे पास में। अच्छा एक मिनट बना, थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ, ये फिल्टर नहीं है, ये वैसे मतलब वाइट जो है बैलेंस है उसको सही करने के लिए क्या वो सर ने फिल्टर लगा लिया। इसके बाद द चाइल्ड लास्ट वेट वाज 9.6 kg। द पेरेंट्स स्टेट, उनके पास उनसे पूछते बोतल है क्या आपके पास, वो कहते हैं हाँ हमारे पास बोतल है। तो उससे पूछते हैं अच्छा तो जो बोतल है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है। तो पेरेंट, बच्चे के जो पेरेंट्स है, माता पिता है कोई भी, वो कहता है कि द बोतल ऑफ द एसिटामिनोफेन सेज दैट देयर आर 160 mg इन 5 ml। ठीक है, उस बोतल के अंदर कितना है दोस्तों, 160 मिलीग्राम है 5 ml के अंदर। जो उनके पास जो बोतल है उसमें 5 ml के अंदर कितना है,
160 मिलीग्राम है। नेक्स्ट दे रखा है हाउ मच शुड द नर्स टेल द पेरेंट टू एडमिनिस्टर फॉर ईच डोज, तो कितनी डोज देनी है उसको, एक डोज अगर देनी है तो कितनी डोज देनी है, वो आपको क्या देना है इसमें आंसर देना है। तो आपको ये आंसर इसमें बताना है कि भाई इसमें जो डोज जो देनी है ना वो कितनी देनी है। तो डोज आपको इसमें क्या होनी चाहिए दोस्तों, पता होनी चाहिए। चलो निकालते हैं। देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई डोज देनी कितनी है। तो सबसे पहली बात तो आपको डोज का पता होना चाहिए, डोज कितनी देनी है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है भाई, डोज कितनी देनी है कि हमें पता है कि 15 mg पर केजी के अकॉर्डिंग हमें डोज देनी है। वेट जो है दोस्तों वो कितना है 9.6 केजी, तो 15 गुणा में 9.6 केजी अगर मैं कर दूं, 9.6 कर दूं केजी छोड़ो, तो वो डोज हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, आ जाएगी। तो निकाल लो, 96 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मैं निकाल लेता हूं थोड़ा, 0 1440 आ गया, और ये 9.6 था तो 144। तो मतलब कि उस बच्चे को जो डोज देनी है ना दोस्तों हमें, वो कितनी देनी है, 144 mg डोज देनी है। बच्चे को जो डोज हमें देनी है, जो डोज हमें देनी है इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डिजायर्ड डोज के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, डिजायर्ड डोज के नाम से जानते हैं, मतलब ये डोज हमें देनी है। दूसरी चीज हमारे पास अवेलेबल डोज है, अवेलेबल डोज। तो अवेलेबल जो डोज है दोस्तों वो हमारे पास कितनी है, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 5 ml में 160, तो 160 mg इन 5 ml। अब आपको ये निकालना है कि भाई 5 ml में 160 है और हमें देनी कितनी है दोस्तों 144 mg। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप इसमें लगाओगे। वैसे आप मैथ के हिसाब से भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं होता कि आप फॉर्मूला ही क्या करो दोस्तों यूज करो, आप मैथ के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हो। तो इसको बोलते हैं डिजायर्ड डोज। फॉर्मूला जो होता है डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, अपॉन अवेलेबल डोज, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज। ठीक है, बरोबर अगर टैबलेट दे रखी है तो टैबलेट लिख देंगे, और अगर ml में दे रखा है तो ml में लिख देंगे। वैसे भी हम इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर हमें किस में निकालना है दोस्तों, ml के अंदर निकालना है। जैसे मान लो टैबलेट दे रखी हो कि भाई एक टैबलेट इतने mg की, तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे टैबलेट के आगे। ठीक है, यहाँ पर हमें सिरप दे रखी है तो ml में दे रखी है, तो डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज ml में निकालना है। अब डिजायर्ड डोज कितनी है देखो 144 mg, 144 mg क्या है दोस्तों हमारी डिजायर्ड डोज है। इसके बाद में कितने ml में है, ये तो निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसके बाद में अवेलेबल डोज, तो अवेलेबल डोज कितनी है दोस्तों 160 mg, 160 mg कितने ml में है, तो 5 ml में है, ये तो लिख रखा है तो यहाँ पर 5 लिख दो बस। अब इसमें x का जो मान है वो हमें निकालना है कि भाई x कितना आएगा, और आपको कुछ करना ही नहीं है। चलो निकालो, देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस प्रकार से, तो 144 इंटू 5 इज इक्वल टू x इंटू 160। ठीक है, जो ऊपर वाले ये हैं ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ये 160 किस में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर डिवीजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 100। आपको सर इधर कैसे आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे घबराना मत, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इंटू 160 बरोबर 144 इंटू 5। कहीं आप सोचो सर x इधर आ गया, इधर इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बराबर का चिन्ह है, इक्वल का है, तो वो इधर से इधर कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवीजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, इधर गुणा में है तो ये बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों 160 हो जाएगा। बस अब इसको काट लो, आपको कुछ करना ही नहीं है, ये करना है अब आपको। तो इसमें कर लो 5 एकम 5, 5 ये 15, बचेगा कितना 1, 5 दूनी 10। अब आपके पास आ गया 144 और इधर 32, 44 और 32, 3 चौक 12, लगभग 4 बार जाएगा ना, तो 4 बार करो, एक बार मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि 4 बार जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, हाँ 130, 30 8, हाँ ज्यादा हो जाएगा, सही है, 4 बार जाएगा, 4 बार गया तो कितना हो गया 128, 14 में से 8 गए तो 6 बचे, और 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 39 0। अब 32 को 5 से गुना करके देखो, 5 10 1 15 100। ठीक है, तो ये 5 बार जाएगा, तो 4.5 ml 160 ml, तो सॉरी 160 हो गया। तो ये कितना आंसर आ गया दोस्तों हमारा 4.5 ml। भाई अभी गुना भाग है, ये तो देखो आपको थोड़ा सा सीखना ही पड़ेगा भाई। 100 में ये थोड़ी बताऊंगा आपको
कि भाई कैसे काट रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस भाग देना होना चाहिए ना। 144 में 32 का भाग। अब आपको सर मुझे तो यह भी नहीं पता कैसे देते हैं, ये भाग भी आप दे दो ना प्लीज। तो भाई ये इतना तो मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा, भाग तो आप सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ आपसे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दैट विल बी 4.5 ml। इसका आंसर क्या होगा 4.5 ml होगा। देखो ये तो हमारा हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एडवांस सीरीज के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, मैं आपको एक मतलब बेसिक से स्टार्टिंग से छोटी छोटी चीजों से आगे की तरफ क्या करता हूँ दोस्तों लेके जाता हूँ। अभी यहाँ भी मैं ऐसे ही करूंगा, जहां भी मुझे कुछ भी चीज दिखेगी तो अब यहाँ पर बच्चे की बात हुई है तो एक बार बच्चे को समझना जरूरी है भाई बच्चा कितनी से कितनी एज का होता है। तो ध्यान रखना 0 to अगर 2 वीक दे रखा है तो ये ओवम कहलाएगा, मतलब जन्म के बाद का नहीं है ये, ठीक है, ये इंट्रायूट्राइन लाइफ का बता रहा हूं मैं। फिर 3 से 8 ये जो टेबल वो जरूर याद होनी चाहिए आपको। 3 से अगर 8 वीक का पूछता है दोस्तों तो ये एम्ब्रियो आएगा, सबको पता है यार ये चीजें। 9 से लेकर और बर्थ तक अगर पूछे, 9 वीक से अगर बर्थ तक पूछे तो ये क्या आएगा दोस्तों फीटस आएगा। इसके बाद में दोस्तों नियोनेट आता है या न्यूबॉर्न भी बोल देते हैं, तो न्यूबॉर्न भी लिखा हुआ सकता है या फिर नियोनेट भी लिखा हुआ सकता है, ठीक है, न्यूबॉर्न या नियोनेट। तो ये 0 to 28 डेज। ध्यान रखना इसमें 0 से 7 डेज जो होता है वो अर्ली नियोनेट कहलाता है, और 8 से लेकर और 28 दिन तक का बच्चा होता है वो लेट नियोनेट या लेट न्यूबॉर्न कहलाता है। तो दोनों आपको याद होनी चाहिए भाई। इसमें कई बार हो सकता है कि ये वीक में लिख दे, तो स्टार्टिंग के 4 वीक का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है आपका न्यूबॉर्न या नियोनेट कहलाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई क्या दे रखा है। इसके बाद में दोस्तों इन्फेंट का पूछेगा, तो इन्फेंट जो है वो 0 से लेकर, ध्यान रखना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 28 दिन के बाद स्टार्ट करते हैं या दूसरे महीने से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं आएगा। 0 से लेकर 1 ईयर तक का पूरा टाइम पीरियड क्या कहलाता है इन्फेंट। 28 दिन के बच्चे को आप इन्फेंट भी बोल सकते हो, मतलब 20 दिन के बच्चों को आप इन्फेंट भी बोल सकते हो, न्यूबॉर्न भी बोल सकते हो, ठीक है। ज्यादा स्पेसिफिक न्यूबॉर्न हो जाएगा, लेकिन 0 से और 1 साल तक का जो बच्चा है दोस्तों वो ध्यान रखना इन्फेंट ही कहलाएगा। इसके बाद में दोस्तों टोडलर आता है, तो टोडलर जो है दोस्तों वो 1 से 3 साल। अब 1 साल का जो बच्चा है वो कंप्लीट हो गया, उससे आगे 1 से 3 साल के जो बच्चे होंगे दोस्तों वो क्या कहलाएंगे आपके टोडलर कहलाएंगे। टोडलर के बाद आता है आपका प्री स्कूलर, तो जो प्री स्कूलर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको 3 से 6 साल। फिर आता है आपका स्कूल गोइंग। स्कूल गोइंग जो है दोस्तों वो इससे आगे हो जाएगा, तो 6 साल के बाद में 6 से 12 साल का जो बच्चा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका स्कूल गोइंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एडोलसेंस आता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कई बार। एडोलसेंस में दोस्तों WHO ये कहता है कि भाई 10 से 19 साल की जो एज होती है ना वो क्या होती है एडोलसेंस होती है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। जो एडोलसेंस जो एज होती है दोस्तों वो क्या कहलाते हैं एडोलसेंस कहलाता है। अब कुछ चीजें मैंने WHO की साइट पे देखी तो और मिली हैं, जैसे हो सकता है कि आपकी बार एक बार एडोलसेंस का क्वेश्चन आया हुआ है नोट सेट के अंदर, तो हो सकता है अगली बार वो और कुछ पूछ ले। तो एक जो क्वेश्चन है दोस्तों WHO के अकॉर्डिंग यूथ लिखा हुआ है, तो यूथ किसको कहेंगे हम, तो 15 से लेकर और 24 साल तक के की एज का जो भी पर्सन है, ठीक है। बच्चा तो क्या बोलूं मैं 24 साल का, तो लेकिन फिर भी आप मेरे अकॉर्डिंग तो बच्चे ही हो, आप भी 24 साल के होंगे, कुछ लोग 25 के भी होंगे, कुछ 26-27 के भी होंगे। तो यूथ जो है दोस्तों वो 15 से और 24 साल की जो एज है वो यूथ। लेकिन उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्सी कर दी, यूथ में और यंग पीपल में भी डिफरेंस कर दिया, ठीक है। यूथ तो कितना कर दिया 15 से 24, यंग को थोड़ा सा यंग ले लो अब आप, तो 10 से लेकर और 24 तक कर दिया, 10 से और 24 साल तक क्या कर दिया दोस्तों आपका यंग पीपल कर दिया। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना इन तीनों को, ये तीनों ही अकॉर्डिंग टू WHO हैं, ये तीनों क्या है दोस्तों अकॉर्डिंग टू WHO है। तो हो सकता है कि भाई पता नहीं किस एग्जाम में क्या पूछ ले, लेकिन अगर दोस्तों अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग, जो ओपी गई की बुक है ना उसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। ओपी गई की बुक के अंदर क्या दे रखा है दोस्तों की, ओपी गई की बुक में ये दे रखा है कि भाई एडोलसेंस है ना उसको भी बांट रखा है, लेकिन उन्होंने ये जो एज है ना 10 से 19 की जगह 10 से 20 बांट रखी है, ठीक है। बट वो एज तो आप छोड़ो, फिर आप लिख लो कि भाई ओपी गई ना पीडियाट्रिक सबसे अच्छी बुक में से कंसीडर की जाती है, उन्होंने 10 से 20 साल मानी है, और उन्होंने इस 10 से 20 साल के टाइम पीरियड को ना बांट रखा है अर्ली मिडिल लेट एडोलसेंस ऐसे बांट रखा है, ठीक है। तो अर्ली एडोलसेंस, तो हो सकता है कि भाई कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए मिडिल एडोलसेंस क्या है, तो थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। अर्ली एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस। तो अर्ली जो एडोलसेंस है वो शुरू के 10 से लेकर 13, बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं है। इसके बाद 14 से 16, मैंने आपका 10 से 20 दे रखा है तो आगे 17 हो जाएगा, 17 से 20 साल, ठीक है। ये ओपी गई के अकॉर्डिंग दे रखा है। ओपी गई के अकॉर्डिंग याद करने में कुछ जरूरी नहीं कह रहा याद करो, बट इसको याद रखो कि भाई अर्ली मिडिल और लेट जो एडोलसेंस है ना वो किसको बोलते हैं, ये जरूरी है याद करना। ये जरूरी नहीं है कि भाई ओपी गई क्या कहता है, ठीक है। बस अब इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन लिख लो, कुछ नहीं लिखना हिंदी वर्जन में, आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है कि डिजायर डोज, इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना बस उसमें ये लिख लो आप,
डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज बरोबर इधर लिखना ml या टैबलेट, और इधर भी नीचे भी ये लिखना, मतलब दोनों में से कोई एक जो भी आपको दे रखा है। अगर जैसे ऐसे दे रखी होगी भाई 500 mg की एक टैबलेट अवेलेबल है, आपको 250 mg देनी है, तो उस हिसाब से आप टैबलेट लिख दोगे तो एक लिख दोगे, ठीक है। और अगर ml में सिर्फ दे रखी है तो आप उस हिसाब से कर दोगे, तो ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सोल्व आज की क्लास का। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको सर कैसे क्वेश्चन है, लेकिन भाई मैं हर क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप ये मत सोचना कि सर यार ये कैसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाए। हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, हम कोई भी बुक करें तो उसको अच्छे से करें। ऐसा नहीं हो कि भाई ये क्वेश्चन बीच में छोड़ा, तो आपको कॉन्फिडेंस खुद डाउन हो जाएगा, सोचेगा यार बीच बीच के क्वेश्चन कर रखे थे, पता नहीं कौन सा जो क्वेश्चन है वो मुझे पता नहीं लगा, और हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट हो। तो थोड़ा सा उसको उसके नजरिए से भी हमें सारे क्वेश्चन करने जरूरी है। हाँ ये है कि जो क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मैं थोड़ा सा कम टाइम दूंगा, और जो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए फैमिली हैज डिसाइडेड टू विद होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर। ध्यान रखना यहां पर जो केयर लिखे रखी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर लिखी हुई है, पहला वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर फॉर ए न्यूबॉर्न, ठीक है, विद सीवियर एबनॉर्मलिटीज। एक न्यूबॉर्न है दोस्तों, उसको सीवियर क्या एबनॉर्मलिटीज है। सीवियर एबनॉर्मलिटी के बाद उस वो जो पेशेंट है, वो जो बच्चा है दोस्तों, वो न्यूबॉर्न जो है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर दी जा रही थी, लेकिन फैमिली ने विद होल्ड कर दी, भाई नहीं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर हम बच्चे को नहीं देना चाहते। विद सीवियर एबनॉर्मलिटीज हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस डिसीजन। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। मतलब कोई बच्चा है दोस्तों, उसको एनसेफेली हो गया, मेनिंजोमाइसीली हो गया, ऐसी कंडीशन हो गई, उसके लिम्स नहीं है, ठीक है, तो बहुत ऐसी कंडीशन के अंदर है, सीवियर एबनॉर्मलिटीज है उसके अंदर ऐसे मान लो, और बचने के चांसेस कम होते हैं ऐसे एबनॉर्मलिटीज के अंदर। तो पहले उसको क्या दे रखे थे, बच्चे को हम बहुत अच्छे से रखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो केयर है वो देंगे। तो पेरेंट्स को लगा कि भाई ये बच्चा वैसे भी, और उस डॉक्टर ने मान लो ऐसे बताया भी होगा कि भाई ये बच्चे के जो बचने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही रेयर हैं, और जिएगा भी तो फिर भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा। तो जो पेरेंट्स है ना, उन्होंने या फैमिली मेंबर है, उन्होंने ऐसे कह दिया भाई हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की जरूरत नहीं है। तो नर्स को ये जो डिसीजन है, जो उन्होंने कहा कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो केयर है, मतलब ऑर्डिनरी नॉर्मल से ज्यादा वाली जो केयर दी जाती है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर। अब वो कह रहे हैं कि भाई तो नर्स को ये क्या समझना चाहिए उनके इस डिसीजन से। अब आप इसका आंसर देखोगे तो आपको अजीब लगेगा। पहला दे रखा था न्यूबॉर्न हैज नो राइट, कि न्यूबॉर्न का कोई राइट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है। ये बात देखो गलत है। एक्चुअली में ये माना जाता है दोस्तों, राइट का मतलब ये है कि बच्चा जो है ना, उसको बिल्कुल भी कोई केयर नहीं दी जा रही हो, उसका जो कंफर्ट है वो उसको मिल नहीं रही हो, उसकी जो फिजिकल जो नीड है, बेसिक जो नीड है दोस्तों, वो नहीं मिल रही हो ना, तब हम कहेंगे कि उसकी राइट नहीं है। राइट्स ये माने जाते हैं कि भाई जो बच्चा है ना, उसको क्या मिल रही है, उसकी जो फिजिकल नीड है वो कंप्लीट हो रही है, ठीक है, उसको जो कंफर्ट है दोस्तों वो मिल रहा है, तो वो चीजें इग्नोर नहीं की जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट राइट नहीं है। तो ये चीज क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर को वो किया गया है, केयर को नहीं किया गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर को। तो अगर बच्चे की फिजिकल नीड्स जो है वो मिल रही है, कंफर्ट मिल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे को राइट नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में समझ लो कि आपके घर वाले हैं, वो आपको पहले एसी में रख रहे हैं अच्छे से, आप एसी का बिल आ गया 10,000 रुपए, तो घर वालों ने ये कह दिया कि भाई एसी आज से बंद, कूलर में रहो। तो इसका मतलब ये नहीं है ना आपको सर आपने तो, मेरे घर वालों ने तो मेरे राइट ही खत्म कर दिए, ठीक है। तो आपके जो बेसिक राइट है भाई, आपको क्या मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, वो मिल रहा है, एयर मिल रही है, वो किससे मिल रही है, ठीक है। वैसे तो ऑक्सीजन की बात होती है वहां पे जब हम मास्लो हायरार्की थ्योरी पढ़ते हैं, बट मान लो कि एग्जाम्पल में बता रहा हूं, तो आपको मिल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कह सकते भाई बच्चे के जो राइट है वो किए गए हैं, तो इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। सेकंड देखिए दोस्तों, इट इज द सेम एज यूथेनेसिया। यूथेनेसिया मतलब होता है कि भाई मर्सी डेथ होती है, उसमें पेशेंट जो है वो खुद वो करता है, तो बच्चा जो है वो खुद तो कह नहीं सकता कि भाई मुझे डेथ दे दो। तो यूथेनेसिया वाला सीन जो है वो दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। इट इज इलीगल प्रोफेशनल, और मारने के लिए कोई वो मार नहीं रहे हैं, वो यहाँ पे वो ये नहीं चाहते कि भाई वो मारना, बस सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो केयर है ना उसी को विदहोल्ड किया है। इट इज इलीगल प्रोफेशनल, तो इलीगल नहीं कहलाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज ए राइट फॉर देयर पेरेंट्स, दे वांट टू प्रोवाइड इट और नॉट, ठीक है, वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, तो ये भी लीगल नहीं आएगा। तो लास्ट जो आंसर है सबको पता चल गया, वाओ सब इंटेलिजेंट है, शाबाश। आंसर जो आएगा इसका, द न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई। अब आप सर ये क्या कर दिया आपने, आप एक तरफ कह रहे हो। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर मान लो सीवियर एबनॉर्मलिटी का जो बच्चा है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर दी जा रही है, वो हटाओगे तो उसको हो सकता है कि उस बच्चे की क्या हो जाए दोस्तों, डेथ हो जाए। यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अब उन्होंने
खुद ने समझ लिया कि भाई ये बच्चा है वो जिएगा तो भी कोई फायदा नहीं है, सिवियर एबनॉर्मलिटीज है इसको, तो उन्होंने बस ये कर दिया कि भाई अब ठीक है अभी जिए वो जो भी हो, तो उसको अलाउ कर दिया मरने के लिए, खुद नहीं मार रहे, ठीक है, उसके राइट भी वो नहीं कर रहे क्योंकि बेसिक नीड प्रोवाइड कर रहे हैं, इलीगल भी नहीं कहलाएगा ये, तो इसका राइट आंसर रहेगा न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई। तो इसमें लिख लो यार ये, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही थोड़ा सा अजीब है, तो इसमें लिखो कि अगर सीवियर एबनॉर्मेलिटी वाले बच्चे की फैमिली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर देने के लिए मना कर दे तो इसका मीनिंग होता है मतलब ये जो सेंटेंस है ना, ये ऐसे कैसे लिख दो, द न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई, इसका मीनिंग होता है द न्यूबॉर्न इज बीइंग अलाउड टू डाई। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, थोड़े से अजीब क्वेश्चंस आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चंस नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए नर्स इज प्लानिंग एन इनिशियल होम केयर विजिट। एक नर्स है दोस्तों, वो प्लान कर रही है, किस चीज को प्लान कर रही है, इनिशियल होम केयर विजिट को क्या कर रही है, प्लान कर रही है। ठीक है, किसके लिए, टू ए मदर हु गेव बर्थ टू ए हाई रिस्क इन्फेंट। ठीक है, जो बच्चा है दोस्तों किस पे है, हाई रिस्क इन्फेंट है। नर्स जो है वो इनिशियल होम केयर प्रोवाइड कर रही है मदर को। फॉर व्हाट टाइम ऑफ डे शुड द नर्स शेड्यूल द विजिट फॉर इट टू बी मोस्ट प्रोडक्टिव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ना, ये ठीक क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आ नहीं सकता, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई। सिंपल सी बात ये है कि आप होम केयर प्रोवाइड करते हो, बच्चा जो है वो हाई रिस्क इन्फेंट है और जो मदर है दोस्तों, वो जो मदर उसको केयर दी जा रही है, तो आपको कौन से टाइम पे आपका शेड्यूल करना चाहिए। तो भाई वो जो बच्चा है उसको केयर प्रोवाइड करती होगी, उसकी खुद की भी फैमिली है, उसको अनुसार टाइम देना होता होगा, तो हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है भाई मैं इसमें एक एक रैशनल पढ़ाऊंगा। बस सिंपल सी बात ये है भाई, आप फैमिली को फोन करोगे कि मैम मैं आ जाऊं या सर मैं आ जाऊं, ठीक है, उसका अगर फादर है तो कहेंगे कि हाँ आ जाओ। तो वो कब कहेंगे, वो जब वो जो टाइम है दोस्तों, वो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ दिस टाइम इज कन्वीनियंट फॉर अस, मतलब उनको लगे। ठीक है, वो मान लो उठे ही नहीं है, अब 4 बजे पहुंच जाओ, वो कुछ बाहर चले गए तब पहुंच जाओ, वो कुछ काम कर रहे हैं तब पहुंच जाओ, तो वो चीज क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। इसलिए एक नर्स को हमेशा अपना जो होम केयर नर्स को अपना जो शेड्यूल है दोस्तों, वो अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ द फैमिली बनाना चाहिए। जो फैमिली है दोस्तों, दैट इज कन्वीनियंट फॉर द फैमिली। ठीक है, जो फैमिली के लिए जो कन्वीनियंट है उस अनुसार क्या बनाना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए। बस भाई, और इसके 4 ऑप्शन पढ़ने को मेरे को लगता नहीं, क्योंकि व्हेन द हस्बैंड इज आउट ऑफ द होम। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखे भाई हस्बैंड जो है ना वो घर के बाहर, तो ऐसा कोई रीजन थोड़ी है, कोई आप चोरी थोड़ी कर रहे होगे भाई हस्बैंड बाहर जाएगा तभी आप जाओगे। एट ए टाइम द मदर इज फीडिंग द इन्फेंट। ठीक है, मदर फीडिंग करवा रही है, आप वहां जाओगे, क्या केयर प्रोवाइड करोगे आप मदर को, खुद वो इन्फेंट को केयर प्रोवाइड कर रही है, तो केयर के बीच में केयर प्रोवाइड करना थोड़ा सा सही नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट दे रखा दोस्तों, व्हेन द नर्स कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली। कि नर्स को स्पेंड करने थोड़ी जा रही है, वो केयर प्रोवाइड करने जा रही है, तो उसका कोई वहां पर रिश्ता थोड़ी बनाना है नर्स को कि भाई मैं टाइम स्पेंड करूं तुम्हारे साथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एट द टाइम इज कन्वीनियंट फॉर द फैमिली। लिखो, एक लाइन लिख लो, होम केयर नर्स को अपना शेड्यूल क्या लिखें, फैमिली के लिए अपना शेड्यूल फैमिली के लिए कन्वीनियंट टाइम पर बनाना चाहिए। फैमिली के लिए कन्वीनियंट, ठीक है, फैमिली के लिए कन्वीनियंट टाइम पर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब कर दो उनको,
ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी। तो हम जो फैमिली के लिए ये जो कन्वीनियंट टाइम होगा, जो फैमिली चाहेगी भाई इस टाइम पर आ जाओ, तो उस अनुसार हम क्या प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन ऑफ ए नर्स शुड टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ए ट्यूब फीडिंग टू एन इन्फेंट, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से थोड़ा सा बाहर निकल के ये पीडियाट्रिक नर्सिंग है, तो उसको समझा रहा है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन ए नर्स शुड टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ए ट्यूब फीडिंग टू एन इन्फेंट। भाई जो इन्फेंट है आप उसको ट्यूब फीडिंग दे रहे हो, तो उससे पहले जो पहला जो एक्शन है ना दोस्तों, वो क्या लेना है। पहला दे रखा है इरिगेट द ट्यूब विद वाटर, जो ट्यूब है दोस्तों उसको वाटर के साथ इरिगेट कर दो। सेकंड दे रखा है ऑफर ए पेसिफायर टू द इन्फेंट, जो इन्फेंट उसको पेसिफायर दो। थर्ड दे रखा है स्लोली इंस्टिल 10 ml ऑफ द फॉर्मूला, कि धीरे धीरे जो आप खाना दे रहे हो बच्चे को, जो भी फीड दे रहे हो उसमें 10 ml दे दो। और इसके बाद लास्ट है तो प्लेस द इन्फेंट इन द ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन, तो ट्रेंडिलेनबर्ग जो पोजीशन है दोस्तों उसके अंदर ये बच्चे को आप रखो, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो ना, तो इस क्वेश्चन को करना बहुत सिंपल होगा, बट सीधा आप आंसर देखो तो गलत हो जाएगा। आपको अगर नहीं आता ना तो एलिमिनेशन से हटाने की कोशिश करो, क्योंकि पहला जो दे रखा ना प्लेस द इन्फेंट इन द ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन, भाई ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन तो हम कभी भी नहीं देते हैं बच्चों को, हम कैसे देते हैं, अपराइट पोजीशन में रखते हैं। अपराइट फाउलर ऐसे बोलते हैं ना, जो मेडिकल फाउलर। जो छोटा बच्चा है दोस्तों, मान लो कि उसको वो गोदी में लेना पड़ेगा, तो इसलिए उसको क्या बोल देंगे, हम थोड़ा सा अपराइट बोल देंगे, ऊंचा रखना पड़ेगा ना थोड़ा, इसलिए। तो पहला ऑप्शन हट गया। अब दूसरा दे रखा दोस्तों इरिगेट द ट्यूब विद वाटर। अब मान लो कि जो ट्यूब है वो उसका जो प्लेसमेंट है वो सही जगह पे नहीं हो, और जो ट्यूब है दोस्तों वो किसके अंदर हो, लंग्स के अंदर हो, तो वो एस्पिरेशन कोज कर देगी, तो यहां पर ये भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। थर्ड दे रखा है स्लोली इंस्टेंट 10 ml ऑफ फॉर्मूला, कि धीरे धीरे, तो वही बात हो गई ना दोस्तों कि हम धीरे धीरे 10 ml फॉर्मूला देंगे तो वही लंग्स में चला गया दिक्कत। हमेशा कभी भी आप फॉर्मूला दे रहे हो, वाटर दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आप दो चीजें हम हमेशा चेक करना चाहिए आप जब भी फीडिंग दे रहे हो। पहली चीज प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब एंड सेकंड इज रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। तो उसके बाद में आप आगे जो फॉर्मूला देना है वो चेक करना है, इरिगेट करना है, वो करना है, ठीक है। लेकिन न तो आपने प्लेसमेंट चेक की पहले और तीसरे ऑप्शन में, और न आपने रेजिडुअल वॉल्यूम चेक की, तो उससे पहले हम फीडिंग नहीं दे सकते हैं ना, ठीक है। तो ये गलत हो जाएंगे। तो राइट आंसर अब एक निकल गया, चाहे हमें पता ही नहीं हो, हमें पता भी नहीं है कि क्या है पेसिफायर, लेकिन दोस्तों हमें आंसर निकल गया कि भाई हाँ। तो एक्चुअली में ये माना जाता है दोस्तों, आप फीडिंग दे रहे हो, बच्चे के जो ओरल जो नीड्स है ना, हम जो साइकेट्री के अंदर पढ़ते हैं कि बच्चे के ओरल नीड्स जो है दोस्तों वो भी क्या है, जरूरी है। सकिंग जो एबिलिटी है बच्चे के अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो कैसे डेवलप होगी जब वो सक करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो एनजी ट्यूब से डाल दिया खाना, उसको एनजी ट्यूब से दे दिया। अब उसकी सकिंग एबिलिटी को कैसे आप डेवलप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए ये माना जाता है कि बच्चे को क्या देना चाहिए दोस्तों, पेसिफायर देना चाहिए। क्या देना चाहिए, पेसिफायर। अब पेसिफायर क्या है, पेसिफायर कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे प्लास्टिक का निपल सा आता है इसके अंदर, और ये बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। देखो ये पेसिफायर, दिस इज पेसिफायर, कितना क्यूट बेबी है ना, ये देखो, दिस इज पेसिफायर, ये पेसिफायर, बस ये मुंह में डाल दो तो बच्चा क्या करता रहेगा, सकिंग करता रहेगा, और उसकी साइकेट्री के अकॉर्डिंग जो ओरल जो नीड है दोस्तों वो भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ओरल जो नीड है दोस्तों वो भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बस सिंपल है, कुछ है नहीं ज्यादा। तो ये क्या आएगा दोस्तों, ऑफर ए पेसिफायर टू द इन्फेंट। लिखो, ट्यूब फीडिंग देने से पहले, ट्यूब फीडिंग देने से पहले बच्चे की ओरल नीड को पूरा करने के लिए, ओरल नीड को पूरा करने के लिए बच्चे को पेसिफायर देना चाहिए, पेसिफायर देना चाहिए। अगर आपको बच्चे की ओरल नीड पूरी करनी है तो आपको बच्चे को क्या देना चाहिए दोस्तों, पेसिफायर देने की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। तो दे लेते हैं। आप सकिंग एबिलिटी भी लिख सकते हो इसमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि विच नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड्स द मोस्ट सपोर्ट टू द पेरेंट्स ऑफ एन इन्फेंट विद एन ओबियस फिजिकल एनोमली। देखो पहली बात तो क्या है दोस्तों कि जो बच्चा है ना उसको क्या है, ओबियस, मतलब उसको पहले से पता है हमें क्या है, फिजिकल एनोमलीज है, किसी भी प्रकार की फिजिकल एबनॉर्मलिटी है उसके अंदर, ठीक है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड द मोस्ट सपोर्ट। अब इसमें ये दे रखा है कि आपको पेरेंट्स को क्या देना, दोस्तों सपोर्ट देना है कि उसका जो इन्फेंट है ना उसको क्या है, फिजिकल एनोमलीज है। तो आप क्या करोगे, तो अब जब आप एन प्लस के क्वेश्चंस करते रहते हो ना तो आपको पक्का इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आपने बहुत सारे एन प्लस के क्वेश्चंस कर रखे ना तो 90% अगर
किसी भी क्वेश्चन में ये ऑप्शन है तो ये आंसर रहता है। अब कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखोगे इसमें ये आंसर मिलेगा, और जो आंसर जो होता है ना दोस्तों वो पहला ही है, एनकरेज देम टू एक्सपोज देयर कंसर्न। एक्चुअली में दोस्तों देखो, बच्चा है क्या फिजिकल एनोमली का, फिजिकल एनोमली का जो भी बच्चा है ना, तो उसकी जो मदर है, उसके जो फादर है, उनको मेन प्रॉब्लम क्या रहेगी, उनको कई सारे डर होंगे कि ये बच्चा कैसे सरवाइव करेगा, कैसे रहेगा, लाइफ में क्या होगा, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी क्या होगी, फीलिंग्स होंगी उनको, और उन फियर और फीलिंग्स को वो अपने अंदर रखते हैं, वो डरते हैं बात करने से। अब उन फीलिंग्स को हमें वर्ड के थ्रू बाहर लाना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि हम एनकरेज करेंगे, हम प्रमोट करेंगे कि जो पेरेंट्स जो हैं दोस्तों वो अपनी बातें बताएं, एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, अपने अपने कंसर्न्स को, कि कुछ बातें जो बताना चाहते हैं, अपने डर को, कि बच्चे के प्रति क्या क्या डर बैठे हुए हैं उनके अंदर, तो वो सीधा नहीं बताते हैं, वो ये डायरेक्टली आके बता देगा ये यार ये क्या करेगा ये, तो वो डरते हैं इस चीज को बताने से, उनको गिल्ट महसूस होता है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एनकरेज करना पड़ेगा कि भाई आपको अपनी जो फीलिंग्स है दोस्तों, वो क्या, वो दोस्तों नहीं मतलब आपको अपनी जो फीलिंग्स है पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि वो क्या करनी चाहिए, मुझे बतानी चाहिए कंसर्न्स, मैं इसके प्रति मैं सुनना चाहती हूँ, आपकी बातें ये हैं, तो थोड़ा सा, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न। सेकंड जो ऑप्शन है दोस्तों क्या कह रहा है कि डिस्करेज देम फ्रॉम टॉकिंग अबाउट देयर बेबी। अरे भाई ये तो कोई नहीं करेगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग भी नहीं करेगा। वी आर द नस्ट, वी शुड बी मोस्ट सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक। हमें सपोर्टिव होने की जरूरत है, हमें एम्पैथेटिक होने की जरूरत है। हम उल्टा नहीं करेंगे, इसमें करो नहीं नहीं चुप, बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करोगे, क्या है मैंने नहीं सुननी तुम्हारी बात, तो ऐसा नहीं करेंगे ना। एक ह्यूमन बीइंग ऐसा कैसे कर सकता है, जो बच्चा है बेचारा, उसको पहले से फिजिकल एनोमली है, और आप पेरेंट्स को ऐसे कहोगे क्या? तो भाई ये ऑप्शन तो आप वैसे ही जाके काट दो, गुस्से में आके काट दो इसको तो गुस्से में आ जाओगे, नहीं भाई ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, बाकी मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं तीनों में से कोई भी आंसर दे दूंगा, गलत आंसर दे दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। कैसे डिस्कस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नर्स शुड बी सपोर्टिव, नर्स शुड बी सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक। हमें सपोर्टिव होने की जरूरत है, हम उल्टा नहीं करेंगे। यहाँ पे एनकरेज के डिस्कस कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो, एनकरेज में क्या ऑप्शन डाल रखा है इन्होंने, कट दे रखा है, एश्योर देम नॉट टू वरी बिकॉज द एनोमली कैन बी रिपेयर्ड। भाई हमें इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें कहीं भी ये दे रखा है कि कौन सी एनोमली है? नहीं। हमें कुछ भी बता रखा है कि ये ठीक होने के चांसेस हैं या नहीं है? नहीं। तो हम कैसे कह दें हम डायरेक्टली कि भाई ये रिपेयर हो जाएगी? हम झूठ बोल दे क्या? फाल्स रिएश्योरेंस देना भी गलत है। फाल्स रिएश्योरेंस नहीं दे सकते जबकि हमें क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ। कहीं भी आपको क्वेश्चन में अगर ये लाइन लिखी हुई हो कि भाई उसको ये है और उसकी सर्जरी हो सकती है, हमें पता हो, हमें पता ही नहीं है, हम इस क्वेश्चन के अनुसार बता ही नहीं सकते कि बच्चों की जो मान लो उसका एक पैर है वो एम्प्यूटेड हो गया, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी बच्चे के साथ हो, मान लो एम्प्यूटेड पैर है, पैर नहीं है, भाई क्या सर्जरी करोगे आप? ठीक है, तो हमें पता नहीं है ना, जब तक हम नहीं देंगे तो इस ऑप्शन में हमें और डाटा की क्या जरूरत है, हम नहीं कर सकते। देखो सो देम पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स ऑफ द इन्फेंट्स हु हैड सिमिलर एनोमलीज। देखो ये सेम ही है, इसमें भी ये दे रखा है, हो सकता है भाई हाँ इसमें सिमिलर एनोमली है, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये चीज हेल्पफुल हो भी सकती है, कुछ पेरेंट्स को ये चीज हेल्पफुल हो भी नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ वो देखने से वो अपने फियर को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। फियर और फीलिंग्स जो है ना दोस्तों वो तभी बाहर निकलेगी जब वो बात करेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन मैं मान सकता हूँ, मतलब सेम सिमिलर दे रखा है और फोटोग्राफ आप दिखाओगे, ठीक है, तो फोटोग्राफ दिखाने से क्या होगा, ठीक है, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ दिखाने से क्या होगा दोस्तों, कोई अपनी जो फीलिंग्स है वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे, फियर्स, क्योंकि आगे की भी जो डर है वो भी होंगे। तो ये दोनों चीजें हैं इसमें हमें, है ना, मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नोट भी। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों इसका क्या होगा, एनकरेज देम टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न। क्या हम उन्हें क्या करेंगे दोस्तों, एनकरेज करेंगे। तो लिखो नर्स को फिजिकल एनोमली वाले बच्चे के पेरेंट्स को अपनी फीलिंग्स, मैं तीन चीज लिखाऊंगा इसमें ना, अपनी फीलिंग्स, फियर्स, कंसर्न्स को एक्सप्रेस करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। थोड़ा सा एनकरेज करना
चाहिए, ठीक है, हमें एनकरेज करना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन पिक्ड अप बाय ए पेरेंट्स और द नर्स, ठीक है, मतलब इसमें देखा भाई एक बच्चा है, उसको उठाया गया, पिक किया गया, किसके द्वारा, आगे पढ़ेंगे क्या कैसे किया गया, पेरेंट्स या नर्स के द्वारा। एन 8 month ओल्ड इन्फेंट स्क्रीम्स एंड सीम्स टू बी इन पेन। जैसे जैसे हमने बच्चे को उठाया, चाहे पेरेंट्स उठाए या नर्स उठाए, तो उठाते क्या हो रहा है कि बच्चा जोर से चिल्ला रहा है और ऐसे लग रहा है कि बच्चा किसमें है, दर्द में है। तो इन्फेंट चिल्लाता है एंड सीम्स टू बी इन द पेन। आफ्टर ऑब्जर्विंग द बिहेवियर व्हाट शुड द नर्स डिस्कस विद द पेरेंट, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करने के बाद में व्हाट शुड द नर्स डिस्कस विद द पेरेंट, क्या डिस्कस करना चाहिए, क्या डिस्कस करना चाहिए। अब पहला दे रखा है एक्सीडेंट एंड, अब देखो आप खुद है ना माइंड लगाया करो, एनक्लेस के क्वेश्चन लगाऊं तो उसमें देखा करो कि भाई इस क्वेश्चन में से चीज लिखी हुई है अभी नहीं लिखी हुई, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल है, आप खुद देखो। पहले दे रखा है एक्सीडेंट एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर प्रिवेंशन। अब मुझे सच बताना, इस क्वेश्चन में कहीं भी एक जगह भी ये लिखा हुआ है क्या कि जो पेरेंट्स, जो बच्चा है उसका एक्सीडेंट हुआ है क्या, हमें लिखा हुआ नहीं। हम सीधा ही बताएंगे इसको, जो देखो इसको दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में पढ़ाता हूँ, कैसे एक्सीडेंट से बचाया जा सकता है, कैसे नहीं, हमें पता ही नहीं है कि बच्चे को एक्सीडेंट हुआ भी नहीं है। तो हमें और डाटा की जरूरत है भाई, गलत कम डाटा दे रखा, हमें पता नहीं, अगर लिखा हुआ होता है एक्सीडेंट का तो हम उसको समझाते तो ठीक होता आंसर, बट हमें ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा, हमें कोई लिंक देना है नहीं। सेकंड लिखा है लिमिटिंग प्ले टाइम विद अदर चिल्ड्रन इन द फैमिली, सेम। देखो आप एक तो क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो हम बच्चों को ज्यादातर इंकरेज करते हैं इन चीजों के लिए कि भाई वो बच्चों अदर बच्चों के साथ खेलें, ठीक है, सोशल बिहेवियर अपना वो करें। दूसरी बात, हमें कोई ऑप्शन में कुछ नहीं दे रखा कि भाई क्या प्ले टाइम है, कम है, ज्यादा, हो सकता है वो पहले 2 मिनट खेलता हो, अब हो गया भाई 1 मिनट खेलो, ऐसे कहोगे क्या, तो हमें नहीं पता, तो ये भी। फोर्थ जो ऑप्शन है दोस्तों वो क्या कह रहा है, फूड एंड स्पेसिफिक विटामिन्स दैट शुड बी गिवन टू इन्फेंट। भाई कहीं लिखा हुआ है कि बच्चा जो है वो माल नरिश्ड है, उसको विटामिन्स की किसी की डेफिशिएंसी है, अंडर वेट है, कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, और आप कह रहे हो कि मैं तो ये दूंगा उसको फूड एंड स्पेसिफिक विटामिन्स, तो ये बिल्कुल गलत। अब हमें बताओ क्या आएगा राइट आंसर, शाबाश, सबका सही है, एकदम सही है, वेरी गुड, सब बच्चों का सही है, किसी भी बच्चे गलत नहीं है। एनी अदर बिहेवियर दैट द पेरेंट्स मे हैव नोटिस्ड, हमें और डाटा की जरूरत है, हमें नहीं पता, हमने बच्चे गोद में लिया, रोया, चिल्लाया, लगा पेन में है, क्या करोगे आप, अगला काम क्या करोगे भाई, पूछोगे ना कब कब रोता है, कहां कैसे रोता है, कितनी देर से होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं हाथ टच करते हैं जब ज्यादा दर्द होता है, क्या क्या रीजन है रोने की, आपको क्या लगता है, ये चीजें क्या है, ये हमें इस चीज को दिखाती है भाई हमें और डाटा की क्या है जरूरत है। तो हम पेरेंट्स से पूछेंगे कि भाई आप ये बताओ कि आपने कोई ऐसा बिहेवियर देखा है क्या, कोई नोटिस किया है क्या, जो आप हमें उसके बारे में बताओ, तो यही तो करेगी ना। अब आप सीधा ही कह रहे हो नहीं एक्सीडेंट का वो ये लिमिट, तो जब तक दे नहीं रखा जब तक कुछ नहीं कर सकते। तो लिखो कि अगर लिखो जब पेरेंट्स और नर्स के द्वारा बच्चे को, इसमें सिर्फ नर्स क्यों नहीं लिखा, इस क्वेश्चन में सिर्फ नर्स क्यों नहीं लिखा, अरे भाई हो सकता है कि जैसे आपका बच्चा है और उसको मैं गोदी में लूं, हो सकता है वो रोने लग जाएगा, वो तो एंजाइटी हो जाती है ना उसको भाई कि भाई मेरे पेरेंट्स के पास नहीं, सिक्योरिटी फील नहीं होती, तो उसलिए भी रोने लग जाता है, इसलिए दोनों लिखा है उन्होंने, वह पेरेंट्स के पास भी रो रहा है, ऐसे नहीं है सिर्फ नर्स के पास रो रहा है, ठीक है। जब पेरेंट्स और नर्स के द्वारा बच्चे को पिक किया जाता है, गोद में लिया जाता है, लिख लो यार कोई दिक्कत नहीं है, पिक किया जाता है, तब वह रोए और लगे कि वह दर्द में है, और लगे कि वह दर्द में है, तब नर्स को पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि ठीक है, तब नर्स को पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि क्या पूछना चाहिए कि क्या आपने और कुछ एबनॉर्मल, ऐसे लिख देता हूं, लिखना ना, और कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर भी नोटिस किया है क्या, और कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर भी नोटिस
किया है क्या, या आपने और कुछ बिहेवियर भी नोटिस किया है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो पहले मैं ये सेंटेंस पढ़ाऊंगा और इसके बाद में जो आगे की जो चीजें हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, ठीक है। कितना टाइम हो गया इस क्लास को? लगभग 40 मिनट हो गए हमें। ए 1 वीक ओल्ड इन्फेंट, पहली बात बच्चा जो है ना दोस्तों सिर्फ कितना है, 1 वीक का है। हैज बीन इन द पीडियाट्रिक यूनिट फॉर 18 आवर्स, वो पीडियाट्रिक यूनिट में दोस्तों कितनी देर के लिए रह लिया है? वो 18 घंटे के लिए रह लिया है, ठीक है। 1 वीक का बच्चा है, उसको पीडियाट्रिक यूनिट में रखा गया है कितने देर के लिए? 18 घंटे। फॉलोइंग प्लेसमेंट ऑफ द स्पाइक का कास्ट, उस बच्चे की क्या लगाया गया दोस्तों? स्पाइक का कास्ट लगाया गया है, ठीक है। कोई फ्रैक्चर होता है, ऐसी चीजें होती हैं, तब हम क्या लगाते हैं? स्पाइक का कास्ट लगाते हैं, ठीक है। प्लास्टर मान लो हिंदी में, बिल्कुल सिंपल वर्ड में। द नर्स, मैंने पूरा कास्ट पढ़ा रखा है, आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जाके पढ़ सकते हो। द नर्स ऑब्जर्व ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ फ्यूअर देन 24 बीट्स पर मिनट। देखो पहले चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सेंटेंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्स ऑब्जर्व करती है कि रेस्पिरेटरी जो रेट है ना वो क्या है? 24 ब्रीथ पर मिनट से कम है, उसकी जो ब्रीथ है दोस्तों कम है। नो अदर चेंजेस आर नोटेड, इसके अलावा कोई चेंज उसको क्या नहीं हुआ? नोट नहीं हुआ। बिकॉज द इन्फेंट इज एपरेंटली वेल, कि उसको लगा कि जो बच्चा है वो बाकी ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट जो है ना दोस्तों उसकी 24 ब्रीथ पर मिनट से क्या है? कम है, ठीक है। इसके बाद है द नर्स डज नॉट रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट द स्लो रेस्पिरेटरी रेट। नर्स ने लगा कि यार और कोई प्रॉब्लम इसको है नहीं, बस इसकी मैंने रेस्पिरेटरी रेट देखी है, वो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इसकी कम आ रही है 24 से, और कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो उसने उसको नोट भी नहीं किया और न उसको उसने किसी को नोटिफाई किया, रिपोर्ट नहीं किया और नोट नहीं किया, उसने ये काम किया, उसने न रिपोर्ट किया और न उसने इसको क्या किया? डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट आएगा ये ना, कहीं आप सोचो डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये दिस इज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट द स्लो रेस्पिरेटरी रेट। इसके बाद क्या है? सेवरल आवर्स लेटर द इन्फेंट एक्सपीरियंस सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कुछ घंटे के बाद जो बच्चा है ना दोस्तों उसको क्या हो जाता है? सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, लो। एंड इमरजेंसी केयर की भी उसको क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी उसको, किसी भी इमरजेंसी केयर की, इंट्यूबेशन कोई भी, ठीक है, सीपैप कुछ इमरजेंसी केयर की जरूरत पड़ेगी। What should be considered if legal action is taken? अब आप बताओ कि अगर लीगल एक्शन ले लिया गया नर्स के खिलाफ तो आपको क्या लगता है इस बारे में? भाई नर्स ने गलत किया था, सही किया था, बताओ यार। देखो एनकेस क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं, खुद समझो आप। भाई जो चीज नोट कर, भाई रेस्पिरेटरी रेट कम है तो नोट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप बस सीधा ये दो, कम है, कोई भी चीज एबनॉर्मल है तो उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस अपने माइंड में ये पूछो तो आप आंसर आएगा हाँ सर करना चाहिए। अगली चीजें मत पढ़ो कि वेल है, वो छोड़ो, बस ये बताओ कि एबनॉर्मल है उसको नोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उसको रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या नर्स ने ऐसा किया? नहीं किया। नहीं किया, इसके कारण क्या हुआ? सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ। और क्या हुआ? इमरजेंसी केयर। पढ़ो अब ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, ऊपर वाला समझ में आ गया होगा ना? दोबारा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, आप ये मत समझना कि क्योंकि बहुत बड़ा है क्वेश्चन, एक साथ स्क्रीन पूरा रह नहीं पाएगा। पहला जो इसमें देखा दोस्तों वो देखा कि मोस्ट इन्फेंट्स रेस्पिरेशंस आर स्लो व्हेन दे आर अनकंफर्टेबल। भाई ये कह रहा है कि जब जो बच्चे हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं ना, जब सबकी स्लो होती है तो नर्स ने नहीं किया तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो उसकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कम से कम 30 से 60 होनी चाहिए, 30 to 60 रेस्पिरेटरी रेट होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरी बात क्या है कि कभी भी जब बच्चा अनकंफर्टेबल होता है तो जो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो आर वो जो लगा रहा हूं वो स्लो नहीं होता। रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पहला क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सेकंड क्या देखा था? रेस्पिरेशन ऑफ यंग इन्फेंट आर इररेगुलर सो ए ड्रॉप इन रेट इज अनइंपोर्टेंट। बिल्कुल गलत। देखो ये लाइन चलो ठीक है, मान लो इररेगुलर हो गई, मान लो एक मिनट के लिए, बट ड्रॉप इन रेट इज नहीं। इररेगुलर का मतलब भी नॉर्मल के अंदर रहनी चाहिए, 30 to 60 के बीच में रहनी चाहिए, ऐसे नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों? गलत है कि इंपोर्टेंट नहीं है। इट इज सो इंपोर्टेंट एंड इट शुड बी नोटेड, इट शुड बी ऑलवेज नोटेड। हमेशा नोट करना है, ध्यान रखना। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। आप अपने ऊपर अपनी नौकरी को क्यों खाओगे भाई? तुम्हें दिक्कत क्या है? नोट कर दो, बता दो डॉक्टर को कि भाई इतनी आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है नोट करने में, तो वो चीज सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन है वो क्या कहते हैं? वाइटल साइन दैट आर आउटसाइड द एक्सपेक्टेड पैरामीटर्स आर सिग्निफिकेंट एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। भाई कितनी सही सेंटेंस लिखा है यार। आंसर भी यही है कि जो वाइटल साइन है ना, जो भी एबनॉर्मल है, उनको हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों? नोट करना चाहिए। बस यही बात हमारी है, बिल्कुल सही बात है।
अभी तक तो ये राइट आंसर है। फोर्थ जो ऑप्शन वो क्या कर रहा है, द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ यंग इन्फेंट इज अंडर डेवलप्ड, बिल्कुल गलत है दोस्तों। पहली बात ध्यान रखना कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है कोई अंडर डेवलप नहीं होता। जब बच्चे का जन्म होता है उस जन्म के दौरान ही बच्चे का रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है दोस्तों वो क्या होता है, डेवलप होता है। तो ये लिखना कि भाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो डेवलप नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। तो पहला सेंटेंस गलत हो गया, तो आंसर तो ये आएगा ही नहीं, कोई गलत चीजें तो हम करते नहीं है। एंड देयर रेस्पिरेटरी रेट इज नॉट सिग्निफिकेंट, और भाई बहुत सिग्निफिकेंट है, रेस्पिरेटरी रेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल साइन बोलते हैं इनको, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी है, तो ये भी गलत, ठीक है, गलत गलत। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा इसमें। तो लिखो लिखो लिखो, अगर किसी बच्चे के वाइटल साइन, अगर किसी बच्चे के वाइटल साइन नॉर्मल से कम आए, नॉर्मल से कम आए, मैंने वाइटल साइन लिखा है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं लिखा, तो आप समझ जाना क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है ना, कम आए तो इसे डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट करना चाहिए, तो इसे डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट करना चाहिए, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे बच्चा अच्छा दिखने में सही लगे, दिखने में सही लगे, बस इतना लिख लो। उस नर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर ये इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं होता और ऑप्शन ये होता कि लीगल एक्शन कैन बी टेकन, तो आंसर वही होता, हाँ भाई इस बच्चे के खिलाफ जो लीगल जो एक्शन है ना दोस्तों वो लिया जा सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गलत है तो गलत है ही, जो भाई किसी की लाइफ पे बन गई ना, बच्चा तो बेचारा चला गया ना इमरजेंसी केयर के अंदर, डिस्ट्रेस में चला गया, तो ये आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सजेशंस शुड ए नर्स गिव टू ए पेरेंट टू हेल्प ए 2 month ओल्ड इन्फेंट हु हैज कोलिक, ठीक है। एक बच्चा है दोस्तों, उसको दर्द हो रहा है, कोलिक है उसको, तो कौन सी सजेशंस देनी चाहिए, व्हाट सजेशंस शुड ए नर्स गिव टू ए पेरेंट्स टू हेल्प ए 2 month ओल्ड इन्फेंट हु हैज कोलिक, तो क्या सजेशंस आप दोगे, ठीक है। तो ये सिंपल से है भाई, सिंपल से मानो कि पेट दर्द है बच्चे को, कोलिक पेन हो रहा है मान लो, तो क्या क्या चीजें दोगे, पहला दे रहे हो गिव स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट फीडिंग, सही बात है भाई, जो बच्चा है ना उसको एक साथ अगर ज्यादा डाइट दोगे तो और पेन होगा, तो हमें क्या स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देनी पड़ती है, ठीक है। क्या देनी पड़ती है, स्मॉल एंड जो फ्रीक्वेंट जो डाइट है ना दोस्तों वो हम क्या करते हैं बच्चे को देते हैं। तो स्मॉल, इससे क्या होता है, जो क्रैम्प्स जो पेन होता है ना वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्रैम्पिंग जो पेन है दोस्तों क्या हो जाते हैं, इससे कम होते हैं, तो डिक्रीज करता है क्रैम्पिंग को, डिक्रीज क्रैम्पिंग करता है क्रैम्पिंग। सेकंड ऑप्शन क्या रखा है, बर्फ फ्रीक्वेंटली व्हेन गिविंग, ठीक है, बच्चे को ऐसे गोदी में लेकर ऐसे करते हैं ना, बर्फ करते हैं, तो बच्चे को बार बार क्या करना चाहिए, बर्फ, सीधी बात है हाँ करना चाहिए, क्योंकि कोलिक पेन और बढ़ेगा अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, क्यों होगा, क्योंकि एयर अंदर जाएगी, बर्फ करने से क्या होती है, एयर बाहर हो जाती है, एयर एंट्री को क्या करता है, बर्फ कम करता है, तो डिक्रीज करता है, सिंपल सा एयर एंट्री को बच्चा क्या करता है दोस्तों, कम करता है, तो बर्फ फ्रीक्वेंटली व्हेन गिविंग ए फीडिंग। थर्ड जो ऑप्शन क्या क्या रखा है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन रखा है प्लेस ए वार्म हीटिंग पैड ऑन द एब्डोमेन। अब यहां पर आपको ये ऑप्शन गलत लग सकता है, लेकिन दोस्तों बुक कहते हैं कि ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये क्यों है सही वो मैं बता देता हूं भाई, उसको कोलिक मान लो पेन एब्डोमेन हो रहा है, तो ये माना जाता है कि दोस्तों की जो वार्म जो हीटिंग जो पैड जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो एब्डोमिनल जो मसल्स जो होती हैं उन एब्डोमिनल मसल्स को क्या करते हैं दोस्तों, रिलैक्स करते हैं, ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो ये आएगा रिलैक्स द, ये जानना सेलेक्ट ऑल द अप्लाई वाला है, तो एक आंसर नहीं आएगा इसमें, रिलैक्स द एब्डोमिनल मसल, ठीक है, लिख लेना आप, थोड़ा सा मुझे पता आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसमें लिखना रिलैक्स द एब्डोमिनल मसल, एब्डोमिनल मसल, तो एब्डोमिनल मसल्स को क्या करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑफर वार्म स्वीटेंड टी व्हेन क्राइंग बिगिंस, ठीक है, गरम और मीठी उसको चाय दे दो। कोई कहीं लिखा हुआ है क्या भाई गरम चाय देने से हम लोग कर लेते हैं, चलो हाँ पी लेते हैं हम लोग, देखिए गांव में क्या होता है कि गांव में क्या सब कहीं होता है, शहरों में गांव में सब क्या होता है कि कुछ भी हो रखा हो, सर दर्द हो रहा है चाय पी लो बच्चे, ठीक है, पेट दर्द हो रहा है, ये शरीर दुख रहा है चाय पी लो, ये हो रहा है चाय पी लो, सांस नहीं आ रहा चाय पी लो, जुकाम लग रही है चाय पी लो, ठीक है। तो वो वाला ट्रीटमेंट यहाँ बच्चे के लिए काम नहीं करेगा, तो इसमें दे रखा कि वार्म स्वीट एंड टी। अब खुद से पूछो, जब करो, जब इस क्वेश्चन को करो कि क्या बच्चे को चाय देनी चाहिए, मन से सोचना, सच बताना,
ऐसे नहीं कि खुद की फीलिंग आप अच्छे टी लवर हो तो हाँ देनी चाहिए, मना नहीं करूंगा मैं कभी भी, ठीक है। तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बस तो काट दो इस ऑप्शन को, नहीं देनी चाहिए। नहीं देखो, रोक द बेबी जेंटली इन क्वाइट रूम व्हेन क्राइंग बिगिंस, ठीक है। बच्चे को आपको वहां रखना है, किसमें, क्वाइट रूम में रखा है, तो बच्चा रोए, अरे भाई आप बच्चे को क्वाइट रूम में क्यों रखे, उसका दर्द थोड़ी ठीक हो जाएगा। कोई इंटरवेंशन है क्या कि भाई उसको आप एक बिल्कुल क्वाइट रूम में रखोगे वो ठीक हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बच्चे को गिव स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट फीडिंग, बर्प फ्रीक्वेंटली व्हेन गिविंग ए फीडिंग एंड प्लेस ए वार्म फीडिंग पैड ऑन द एब्डोमेन। लिख लो एक बार, इसमें लिखो ऐसे लिख लो, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्या लिख दिया मैंने, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए बेबी हैविंग कोलिक लिख लो या कोलिक पेन लिख लो, कोलिक पेन। अब इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो डाल लेना भाई, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। मुझे लगता नहीं लिखवाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये तीनों डाल लेना और तीनों के रेशनल भी डालना कि स्मॉलर और मोर फ्रीक्वेंट देंगे क्रैम्पिंग को कम करने के लिए, बर्फ फ्रीक्वेंटली करते हैं एयर एंट्री को कम करने के लिए, और वार्म हीटिंग पैड रखते हैं किसके लिए, रिलैक्स, गर्म नहीं कर रहा, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए कि भाई आप बच्चे को जलाई दो, तो वार्म हीटिंग पैड का यूज करेंगे, रिलैक्स द एब्डोमिनल मसल, ठीक है। इसके लिए हम ये चीज करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हमारा आज की जो क्लास उसको हम खत्म करेंगे। यार कल करवाऊँ, कितना टाइम होगा, चलो मैं ये क्वेश्चन कल करवाऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाटा पढ़ाऊंगा, पूरा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है ना दोस्तों वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें। तो ये क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, मैं आज ये क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, नंबर 10 वाला क्वेश्चन। कल मैं आपको इसमें पूरा जो डाटा है ना वो मैं बस पढ़ाऊंगा, भाई हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितनी होनी चाहिए, मिड अपर आर्म जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होना चाहिए, चेस्ट सर्कमफेरेंस कितनी होनी चाहिए, हेड सर्कमफेरेंस कितना होना चाहिए, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए, स्टंटिंग किसे कहते हैं, ठीक है, वेस्टिंग किसे कहते हैं, अंडरवेट किसको कहते हैं, तो वो सारी चीजें हम, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है तो वो मैं कल की क्लास में कराऊंगा। अब इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों उसको कर लेते हैं फिर, और ये क्वेश्चन मैंने एक बार मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आ भी चुका है तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन हमारे पास है कि बोर्ड नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट मीट्स ए मेजर डेवलपमेंटल नीड, ठीक है। आप सोच रहे हो सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये भाई ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, इसमें तो सिर्फ हाइट है उसके बारे में पूछ रहा है भाई कितने कब 50% बढ़ जाती है, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं पढ़ाऊंगा ना, इससे पूरा जो ग्रोथ है ना वो पूरी पढ़ाऊंगा, तो वो टाइम लेगा, इसलिए ना आप तो दिमाग में ये मत सोचना कि सर यार आप ये इतना सा छोटा सा क्वेश्चन 2 मिनट लगे करवा दो। तो मेरा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको ये क्वेश्चन करवा के काम खत्म करवाऊं, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा हर चीज, है ना। Ward nursing intervention best meets a major developmental need of a newborn in the immediate post operative period। जो बच्चा है वो मान लो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड से आया है, ठीक है, तो मेजर डेवलपमेंटल नीड क्या होगी, ध्यान रखना पहली बात तो डेवलपमेंटल नीड है ये, ठीक है, फिजिकल नीड नहीं लिख रखी है यहाँ पे, क्या लिख रखी है, डेवलपमेंटल नीड लिख रखी है बच्चे की, भाई डेवलपमेंटल नीड क्या होगी। पहला दे रखा है, सेकंड लिखते हैं पहले, पुटिंग ए मोबाइल ओवर द इन्फेंट स्क्रीन, ठीक है, बच्चे के पास हम मोबाइल रख देंगे, अरे भाई जो बच्चा है इन्फेंट है क्या उसको मोबाइल की जरूरत है, तो मोबाइल ओवर द इन्फेंट स्क्रीन, बच्चा उसके लिए डेवलप नहीं है ना वो देख पाएगा ना वो समझ पाएगा। दूसरा ज्यादातर हम जो बच्चा है ना जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होता है तो उसको हम लैटरल पोजीशन के अंदर रखते हैं, ये रैशनल में दे रखा है इसमें कि भाई बच्चे को हम किस में रखते हैं, लैटरल पोजीशन रखते हैं, तो उसमें वैसे भी वो मोबाइल का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी मोबाइल तो देना ही नहीं चाहिए, खुद से पूछ लो। नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रोवाइड द इन्फेंट विद ए सॉफ्ट कडली टॉय, भाई जो इन्फेंट है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जो आया है, और इन्फेंट भी क्या न्यू बोर्न है, तो न्यूबॉर्न जो है ना दोस्तों ऐसे टॉय से नहीं खेल पाता है, ध्यान रखना, सॉफ्ट कडली जो टॉयज हैं उनसे भी जो न्यूबॉर्न है दोस्तों वो नहीं खेल पाता है, तो न्यूबॉर्न खेल ही नहीं पाएगा तो देने का कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, वार्मिंग द इन्फेंट्स फॉर्मूला बिफोर फीडिंग, कि भाई आप बच्चे को जब भी फीडिंग दे रहे हो तो फीडिंग देने से पहले आप क्या करो, जो फॉर्मूला है उसको वार्म करो। अब देखो ये जो ऑप्शन है बहुत अच्छा है, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सही कह रहा है ये, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा है ना तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। कैसे भाई, क्वेश्चन जो है ना उसमें कह रहा है डेवलपमेंटल नीड, जबकि फॉर्मूला देना एक बच्चे की खुद की फिजिकल नीड मान लो, बायोलॉजिकल नीड मान लो, लेकिन डेवलपमेंटल नीड नहीं है ये, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि दिस इज नॉट ए डेवलपमेंटल नीड। तो अब सब कुछ खत्म हो गया तो आंसर एक ही बचेगा, कौन बताएगा, वाओ शाबाश वेरी गुड, गिविंग ए पेसिफायर टू द इन्फेंट,
यहाँ पर भी इसका आंसर पैसिफायर होगा। पीडियाट्रिक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको पैसिफायर आंसर मिलेगा, लेकिन रट मत लेना कि कहीं हर कहीं पैसिफायर ही कर दो। तो बच्चे को क्या होता है दोस्तों, जो ओरल नीड है ना उनको पूरा करने के लिए, डेवलपमेंटल नीड में उसकी ओरल नीड भी है, तो उससे पूरा करने के लिए हम जानते हैं भाई जो बच्चा है मान लो ओटी से आया है, ठीक है, उसको हो सकता है एनपीओ रखना पड़े, उसको एनजी ट्यूब लगी हुई हो, तो वो सेम उसी तरह हमें बच्चे की ओरल नीड पूरी नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें उसे पैसिफायर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पैसिफायर देना पड़ेगा। और पैसिफायर मैंने आपको दिखा दिया था क्या होता है, ठीक है, जो निप्पल सब मुंह में डालते हैं बच्चे के, बोतल वाला नहीं अलग से, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, पैसिफायर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गिविंग ए पैसिफायर टू द इन्फेंट। तो लिख लो, लिखो 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 पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में न्यूबॉर्न को पैसिफायर देना, अरे यार पहले पेज पे चला गया, शाबाश। न्यूबॉर्न को पैसिफायर देना एक मेजर डेवलपमेंटल नीड है, देना एक मेजर डेवलपमेंटल नीड है, एक मेजर डेवलपमेंटल, ठीक है। हमने लगभग 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल की क्लास में आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पढ़ेंगे, तो पहला क्वेश्चन हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार मैं सबको वापस से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपकी दिमाग में बैठ जाए, कोई गलती आपसे नहीं हो। इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, बस इनको देख लो। 0 to 2 वीक ओवम है, 3 to 8 वीक एम्ब्रियो है, 9 to बर्थ क्या है दोस्तों, फीटस है, और 0 to 28 डेज न्यूबॉर्न या न्यूनेट कहलाता है, जिसमें 0 to 7 अर्ली आता है, 8 से 28 लेट आता है। इन्फेंट 1 साल तक का बच्चा, टोडलर 1 से 3, प्री स्कूलर 3 से 6, स्कूल गोइंग 6 से 12, एडोलसेंस अकॉर्डिंग टू WHO 10 से 19, यूथ 15 से 24 और यंग पीपल 10 से 24। ओपीके के अकॉर्डिंग एडोलसेंस 10 से 20 लिख रखे हैं उन्होंने, अर्ली 10 से 13, 14 से 16 मिडिल और 17 से 20 क्या आएगा दोस्तों आपका, लेट आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन था दोस्तों हमारे सामने वो था कि फैमिली है वो डिसाइड करती है भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोड को विद होल्ड करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि हमने बच्चे को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, किस करने के लिए, डाई के लिए, मरने के लिए हमने क्या कर दिया, बच्चे को अलाउ कर दिया है। कभी भी आपको अगर होम केयर देनी है और आपको शेड्यूल करना है तो आप हमेशा जो शेड्यूल करोगे वो उस टाइम पे करोगे जो कि फैमिली के लिए क्या है, कन्वीनियंट है, खुद की मर्जी से कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा है उसको आपने गोद में लिया और वो रोने लग गया तो आप उससे और चीज पूछोगे कि कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर, अदर बिहेवियर आपने नोटिस किया है या नहीं किया है, क्योंकि हमें पता चलेगा उसी से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था लेकिन सिंपल सी बात ये थी कि अगर वाइटल साइन है एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, सही लग रहा हो कुछ लग रहा हो हमें कोई लेना देना नहीं है। एबनॉर्मल शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड शुड बी रिपोर्टेड, बस इतना समझ लो और आगे बढ़ो। हमेशा आगे भी अपनी फील्ड में भी ध्यान रखना है ना, यहाँ के लिए नहीं है। आप सोचो अपने आप को, मैंने एक दिन टेलीग्राम पे वीडियो डाली थी, खुद को हमेशा नर्सिंग ऑफिसर समझ के पढ़ो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को करो तो खुद सोचो कि मैं हॉस्पिटल में हूं तो मैं क्या करता, मैं होता तो मैं क्या करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अगर किसी को भी कोलिक है, मैं आगे और भी पढ़ा दूंगा कोलिक के बारे में, अभी तो क्वेश्चन से रिलेटेड ही है ये, कभी और कहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो कोलिक के अंदर क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, तो फीडिंग जो है वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट देनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, क्रैम्प कम होगा। बर्पिंग करना चाहिए जिससे क्या होगा, एयर एंट्री। और हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, वार्म जो हीटिंग पैड है वो अप्लाई करना चाहिए, उससे क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको वो मैंने भी जस्ट बताया ही है कि मेजर डेवलपमेंटल नीड है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में एक बच्चे के लिए उसको पैसिफायर देना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज की मेरी जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू रहने की और जल्दी आपको जो पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट उसको कंप्लीट करवाने की। सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।